हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल टेक लव हेल्प में। तो दोस्तों, आज से हम हिंदी का क्लास करेंगे। डेली 7 बजे हमारा वीडियो अपलोड होगा। इस चैनल पे डेली 7 बजे पे वीडियो अपलोड होगा। डेली एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर होता क्या है और वह कौन कौन से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और एग्ज़ाम की दृष्टि से कौन से क्वेश्चन आवश्यक है हमको पढ़ने के लिए। तो आज हम हिंदी की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो हमारी हिंदी भाषा है, जैसे हमारा टॉपिक का नाम है हिंदी भाषा एवं वर्णमाला। जैसे हिंदी भाषा है, फिर हिंदी भाषा और वर्णमाला। तो इसके बारे में हम शुरू से उसका जो टॉपिक वाइज जो डिफिनीशन होता है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा भाषा क्या होता है। जो भाषा है वो भाषा होता क्या है। जो भाषा होता है वो भावों को अभिव्यक्त करने के माध्यम को भाषा कहते हैं। जो हमारा भाव होता है, जो मनुष्य का भाव होता है, जिस रूप में वो अपने किसी और के सामने व्यक्त करता है, वो भाषा कहलाता है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर जिस रूप में किसी अपने बात को या अपने विचार को किसी भी दूसरे के साथ साझा करता है तो भाषा कहलाता है। फिर भाषा में हमारा है, आज का टॉपिक है हिंदी भाषा। तो हम हिंदी भाषा के बारे में जान लेते हैं कि हिंदी भाषा होता क्या है। तो मूलतः आर्य परिवार की यह भाषा है। हिंदी भाषा जो है, आर्य थे जो भारत में थे, आर्यवर्त इसलिए भारत को कहा जाता है। तो जो आर्य थे तो वही हिंदी भाषा के मुख्य जनक माने जाते हैं। तो ये आर्य परिवार की भाषा हो गई। इसकी लिपि देवनागरी है। इसकी देवनागरी लिपि होती है। जो देव की नगरी है उसका लिपि माना जाता है, जिसका विकास ब्राह्मी लिपि, मतलब इस लिपि के वैदिक साहित्य रचित, मतलब कि ब्राह्मी लिपि जो देवनागरी लिपि के वैदिक साहित्य में जो रचित हुआ है उससे यह हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। फिर हिंदी के विकास में, जो हिंदी के विकास है उसमें वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश एवं विदेशी भाषाओं, अरबी, फारसी आदि का योगदान है। मतलब इन सब भाषाओं का जो हिंदी भाषा के विकास में योगदान रहा है पुराने ही समय से। अब चलिए हम जान लेते हैं कि वर्ण क्या होता है। वर्ण क्या होता है हिंदी भाषा में, ये वर्ण आता है, टॉपिक है एक, उसके बारे में डिफिनीशन हम जान लेते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई, जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। भाषा, जैसे कोई भी भाषा, उसकी सबसे छोटी जो इकाई होती है, जो ध्वनि एक प्रकार की होती है, वह वर्ण कहलाती है। तो वर्ण का अर्थ अक्षर भी है, जिसका अर्थ अनासवान है, मतलब ये नाश होने वाला नहीं है। एक प्रकार का ये अर्थ हो गया। वर्ण का अर्थ जो अक्षर भी है और यह एक प्रकार का अनाशवान भी है, जैसे कभी इसका नाश नहीं होगा। एक बार निकल गया तो हमेशा के लिए वायुमंडल में या इसी तरह पड़ा रहेगा। अतः वर्ण अखंड मूल ध्वनि का नाम है, जिसको कोई और खंड नहीं किया जा सकता। अखंड मतलब जिसका कोई और खंड नहीं किया जा सकता। यह एक मूल ध्वनि होती है। वर्ण एक मूल ध्वनि के रूप में कहा जाएगा कि इससे कोई और ध्वनि मिल के बनती है, लेकिन इसको और किसी भाग में नहीं तोड़ा जा सकता है, जिसके खंड नहीं हो सकते। फिर हम जानेंगे वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है। तो वर्णमाला जो होता है, किसी भाषा के मूल ध्वनियों के सुव्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे सुव्यवस्थित समूह को, मतलब कि व्यवस्थित अगर कर दिया जाए किसी भी ध्वनि को, जैसे किसी भाषा का जो भी ध्वनि है उसमें अगर उसको व्यवस्थित क्रम में कर दिया जाए तो एक वर्णमाला होगा। वर्ण का जो लाइन क्रम होता है, जो सीरियल नंबर में अगर कर दिया जाए तो वर्णमाला कहलाता है। देवनागरी वर्णमाला 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के वर्ण होते हैं हमारा। पहला जो हमारा है वो है स्वर, तो दूसरा है व्यंजन। तो पहला हम स्वर के बारे में जानेंगे कि वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। जैसे इनके उच्चारण के लिए कोई भी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे अ, इनकी संख्या उच्चारण दृष्टि से 11 होती है। इनकी संख्या 11 होती है उच्चारण की दृष्टि से। जैसे हम जैसे दिया गया है देवनागरी में कि अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो ये जो 11 हैं, वैसे तो अनुस्वार और विसर्ग को लेकर 13 होते हैं स्वर में, लेकिन जो हमारा इनकी उच्चारण की दृष्टि से जो हमारा स्वर होता है वो 11 ही होता है। तो ये हो गया आपका स्वर।
तो इसमें जो अंग और अह है, तो अंग जो है अनुस्वार में आता है और जो अंग है वो विसर्ग में आता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे हम अग्रस्वर। अग्रस्वर क्या होता है? तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग सक्रिय होता है उन्हें अग्रस्वर या आगे के स्वर कहा जाता है। जैसे जब हम बोलते हैं तो जीभ का जो अगला वाला भाग होता है उससे जो जो ध्वनि निकलती है उसके टकराने से या उसके लपकने से या किसी भी तरह से जिस प्रकार जो जो ध्वनि निकलती है उन्हें हम अग्रस्वर कहते हैं। जैसे इन स्वरों में बड़ी ई, ए, ऐ, अ छोटी ई आता है। जैसे अ, छोटी ई, बड़ी ए, ऐ, तो ये अग्रस्वर में आएंगे। इतना आपका अग्रस्वर में आएगा। और बात करते हैं पश्च स्वर की। तो जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग सक्रिय होता है उन्हें पश्च स्वर या पीछे के स्वर कहा जाता है। जैसे जो जीभ है उसके पिछला भाग से जो निकलते हैं स्वर तो पश्च स्वर कहलाएंगे। जैसे आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, तो ये आपका पश्च स्वर हो गए। अब बात करते हैं समृद्ध स्वर की। तो समृद्ध शब्द का अर्थ होता है कम खुलना। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें समृद्ध स्वर कहते हैं। जैसे हम जब उसको बोलते हैं तो हमारा मुख ज़्यादा खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम खोलने से ही वो स्वर निकल जाते हैं। जैसे ई और ऊ, तो इसमें मुंह थोड़ा सा खुला है तो यह समृद्ध स्वर आ गए। फिर दूसरा टॉपिक है हमारा ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के भेद। ओष्ठ की आकृति के आधार पे स्वरों का भेद। तो एक होता है वृत्ताकार स्वर और दूसरा अवृत्ताकार स्वर। तो वृत्ताकार स्वर के बारे में जानते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आधार गोल हो जाता है उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं तो जो ओठ का आकार जो होता है वो गोल हो जाता है, जो उसका आधार होता है, तो उन्हें वृत्ताकार स्वर कहते हैं। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। तो इसमें छोटा ऊ को हम लोग छोटा ऊ जैसे पढ़ते हैं केवल समझने के लिए, और बड़ा ऊ को बड़ा ऊ जैसे उसको बोलने का तरीका है। जैसे ऊ, तो उसमें उसको बोलने के तरीके पे डिपेंड करता है, लेकिन उसको हम आसानी के लिए छोटा ऊ या बड़ा ऊ बोल देते हैं। नेक्स्ट हो गया हमारा अवृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोल न होकर अन्य आकार में खुले हों। जैसे ओठ जब गोल नहीं होता है तो अन्य आकार में जब होता है तो अवृत्ताकार स्वर कहलाते हैं। फिर तो जितने भी बाकी सब जो वर्ण होते हैं वो अवृत्ताकार स्वर के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा हमारा हो गया उच्चारण के समय के आधार पर स्वर का भेद। जैसे उच्चारण जब हम करते हैं तो उसमें कितना समय लग रहा है उसके आधार पर हमारा स्वर का भेद हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है हमारा उच्चारण के दृष्टि से ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कोई एक मात्रा का समय अर्थात सबसे कम समय लगता है। जैसे जिनके जब हम उच्चारण करते हैं किसी स्वर का तो उसमें एक मात्रा के बराबर समय लगता है या बहुत कम समय, बहुत कम अगर समय लगेगा तो ह्रस्व स्वर होगा। जैसे उदाहरण के लिए अ, ई, उ ह्रस्व स्वर है। जैसे छोटा उ और छोटा ई और अ ये ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं। और दीर्घ स्वर की बात करें तो जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का या एक मात्रा के से अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे जब उनका उच्चारण करेंगे तो दो मात्राओं के बराबर उसमें समय हमको लगाना पड़ेगा उच्चारण के लिए, या एक मात्रा से अधिक समय लगेगा तब वो दीर्घ स्वर के अंतर्गत आएगा। उदाहरण के लिए आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ दीर्घ स्वर है, तो इसमें ये सब दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। एक और तीसरा स्वर भी एक होता है, तीसरा स्वर होता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो होता है जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक का समय लगता है उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं। अगर दो मात्रा से भी अधिक का समय लगेगा तो प्लुत स्वर कहते हैं उसे। जैसे ओम, तो ओम में ओम उसमें दो मात्राओं से भी अधिक का समय लगता है। ओम में ओ को दीर्घ स्वर के रूप में अधिक खींचते हैं, जैसे ओम लिखा जाता है। आजकल व्यवहारिक रूप में यह प्रचलित में नहीं है। जैसे प्लुत स्वर व्यवहारिक रूप में हम उनको नहीं जानते हैं, उसको स्थान नहीं देते हैं, लेकिन ये तीसरा स्वर एक होता है।
अब हम पढ़ेंगे कि स्वर भेद का महत्व, मतलब स्वर के जो भेद किया गया है उसके महत्व क्या है। तो जो स्वर है वो हिंदी में स्वरों का, जैसे स्वर का जो महत्व है, हिंदी में स्वरों का ज्ञान होना अनिवार्य है। हिंदी में स्वर का ज्ञान रहेगा तो नहीं रहेगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो हिंदी में स्वरों का ज्ञान होना आवश्यक है। स्वरों के भेद का सही ज्ञान न होने पर उच्चारण में ही नहीं बल्कि अर्थ में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर उसका सही ज्ञान नहीं रहेगा कि कहाँ पे कैसा स्वर लगाना है तो उसके अर्थ में भी डिफरेंस आ जाता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण के रूप में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर लगाया गया है कुछ शब्दों में, तो उनका अर्थ डिफरेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पे कुल लिखा गया है तो एक कुल मतलब परिवार होता है, एक कुल मतलब कुल होता है। कुल मतलब ज़्यादा, एक कुल मतलब परिवार। एक होता है यहाँ पे और तो और लगाया गया है यहाँ पे। तो और मतलब कि किसी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि उस तरफ जाओ, चाहे उस ओर जाओ। और का मतलब कि जैसे राम और श्याम, तो वहाँ पे और मतलब ऐड का उस वहाँ पे सिंबल आ रहा है, जैसे जॉइंट का सिंबल आ रहा है। एक होता है खोल और एक होता है खौल। जैसे मान लीजिए कि कोई पानी है वो खौल रहा है, दूध है खौल रहा है, तो वहाँ पे दीर्घ स्वर लगाएंगे तो खौल हो जाएगा। और खोल मतलब कि जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को खोलना है, जैसे दरवाज़ा को खोलना है चाहे कुछ भी, तो वहाँ पे उसका डिफरेंस हो जाता है। यहाँ पे होती है एक जाति। जैसे अगर इस्माल हम लगाएंगे, अगर यहाँ पे हम छोटा यहाँ पे जाति में हम छोटी अगर लगाते हैं जाति में, तो छोटी लगाने पे जो जाति होता है वो जैसे जाति को प्रदर्शित करता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय या हिंदू उस तरह, या मुस्लिम, ये जाति हो जाता है छोटी लगाने पे। यहाँ पे अगर दीर्घ स्वर हम बड़ी लगा देते हैं जाति, तो यहाँ पे हो जाता है जैसे कि सीता घर जाती है, तो यहाँ पे जाति का मतलब दूसरा हो गया, जाना हो गया। यहाँ पे जाति का मतलब आपका कुल, या जैसे आप जिस जाति के हैं, हिंदू, क्षत्रिय या ब्राह्मण कुछ भी हैं, तो उसके अनुसार यहाँ पे हो जा रहा है। तो इसीलिए स्वर को जानना अति आवश्यक है हिंदी में। तो हिंदी में स्वर को जानने के लिए ये सब था, स्वरों का महत्व था हमारा टॉपिक। और स्वर के बारे में हम जान ही चुके हैं कितने भेद होते हैं। तो आज के लिए हिंदी भाषा और वर्णमाला में बस इतना ही। और अगले दिन हम पढ़ेंगे व्यंजन के बारे में कि व्यंजन होता क्या है, और व्यंजन में कौन कौन से व्यंजन हैं, किस तरह के व्यंजन होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो हिंदी भाषा और वर्णमाला में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कर सकते हैं आप, या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा अगले वीडियो के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।